स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल गौरव स्टडी सेंटर में। जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, मैथ का और फिजिक्स का भी चल रहा है। आज आपको हम नया कुछ बताने वाले हैं इतिहास के बारे में। जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जो भी है, तमाम सारी कंपटीशन की जो परीक्षाएँ हैं उसमें हिस्ट्री का भी बहुत अहम रोल रहता है, अहम भूमिका रहती है। इसलिए आपको आज हम हिस्ट्री के बारे में कुछ बताने वाले हैं। देखिए, इतिहास आप जो समझते हैं, इतिहास इसका इंग्लिश होता है हिस्ट्री। मतलब बीती हुई बात को हम लोग फिर से याद करते हैं। इस एक विषय है जिसके माध्यम से हम बीती हुई बात को याद करते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। इसका संधि विच्छेद भी इति प्लस हास होता है। बीते हुए का वर्णन करते हैं हम लोग, जो बीत गया है उसी बात को हम दोहराते हैं। देखिए, इतिहास 3 फेज का हो गया। फर्स्ट होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज आपको हम प्राचीन के बारे में आपको हम डिटेल करते हैं। प्राचीन में क्या है, उसके बाद मध्यकालीन में आएंगे, उसके बाद आधुनिक में आएंगे। देखिए, प्राचीन में जैसे इतिहास पहले क्या क्या था और क्या नहीं, इसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं हम लोग प्राचीन। उसके बाद जो बीच का काल है उसको मध्यकालीन बोलते हैं, और अभी जो फेज चल रहा है उसको मतलब बाद का फेज है, उसको बाद आधुनिक इतिहास बोलते हैं। तो इसमें इतिहास में पहले हम लोग प्राचीन इतिहास में चलते हैं। तो प्राचीन इतिहास में इसमें देखिए, पूरा चैप्टर हम आपको एक बार पहले संग्रह कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको बताएंगे वैसे वैसे सीरियल्स आपको पढ़ना है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे हम। ऐसे इतिहास आप रखिएगा, याद कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन, बिंदुसार, उसके बाद कौन, अशोक, उसके बाद कौन। ऐसा कर फेज बाय फेज आपको हम बता देंगे। आपको एक जगह इसमें आपको इतिहास को लोग बोलते हैं, इतिहास को लोग ही बोलते हैं बहुत बेवफा है, आज पढ़ो कल सफा है। लेकिन नहीं, इतिहास आपको आज हम बता देंगे। आज के बाद आप भूलने का भी कोशिश कीजिएगा, फिर भी आप भूल नहीं पाइएगा। इतिहास वही इंटरेस्टिंग जो कहानी के माध्यम से जो आप इतिहास पढ़ लेते हैं उसमें कुछ अलग इफेक्ट हो जाती है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में आपको टोटल चैप्टर पहले आपको हम एक बार क्रम वाइज कर लेते हैं। जैसा आपको बताने का हम प्रयास करें, ठीक उसी मेथड से आपको पढ़ना है। पूरा इतिहास आपको एक चैप्टर में एकदम 4 से 5 वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में पहले आपको चैप्टर है, आपको एगो हम मैथ के सीक्वेंस में आपको पढ़ा देते हैं, जो आप सबको आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए था ऋग वैदिक, यहाँ पे आ जाएगा उत्तर वैदिक, यहाँ पे आ जाएगा महाजनपद के बाद 3 के शासक, 3 वंश आएगा। ये वो आएगा। इसका आप याद करने का क्या होगा कि महाजनपद के बाद हसीन याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हसीन। ह से हो गया हर्यक वंश, स से हो गया शिशुनाग वंश, और न से हो गया नंद वंश। मतलब महाजनपद के बाद 3 वंश आएंगे, हर्यक वंश आएंगे, शिशुनाग वंश आएंगे और नंद वंश आएंगे। मतलब हसीन सफर रहता है, हसीन सफर है। और बीच में मौर्य आ गया, मौर्य साम्राज्य। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। महाजनपद के बाद 3 कौन? 3 हो गए, हसीन, ह से हर्यक, स से शिशुनाग और न से नंद वंश। और बीच में कौन आ गए? मौर्य आ गए। मौर्य के बाद आते हैं मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद आते हैं गुप्त, उसके बाद आते हैं गुप्तोत्तर। आपको इतना ही सा चैप्टर पढ़ना है। पहला होगा ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, उसके बाद हसीन सफर रहता है मौर्य का, उसके मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्य के बाद गुप्त, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर। अब आपको याद एक बार मन में बैठा लीजिए। पहला कौन हो गया? ऋग वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक, तीसरा महाजनपद। महाजनपद के बाद कौन? हसीन सफर, 3 वंश, ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद। उसके बाद मौर्य आता है, उसके बाद मौर्योत्तर आता है, उसके बाद गुप्त आता है, उसके बाद गुप्तोत्तर आता है। हमको भरोसा हो गया होगा कि आप इसको मन में बैठा लिए होंगे। एक बार फिर से आपको हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। फिर से आपको हम उसी तरह का
फोटो आपके पास पेश कर देते हैं। यहाँ पे बताइए कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। यहाँ पे कौन होगा, उत्तर वैदिक होगा। यहाँ पे कौन होगा, महाजनपद होगा। और यहाँ पे कितने वंश होंगे, 3 वंश होंगे। पहला हो गया हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद, और बीच में मौर्य साम्राज्य। मौर्य के बाद मौर्योत्तर होता है, मौर्योत्तर के बाद गुप्त होता है, और फिर लास्ट गुप्तोत्तर होता है। यहाँ पे कौन हो गया, ऋग्वेद, यहाँ पे उत्तर वैदिक, और यहाँ पे महाजनपद। ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। महाजनपद के बाद 3 वंश, हर्यक, शिशुनाग और नंद, बीच में मौर्य। इसके बाद इधर आइएगा मौर्योत्तर, इसके बाद गुप्त, इसके बाद गुप्तोत्तर। यहाँ से आप क्रम वाइज पढ़ते हैं तो यहाँ से राजा की सबसे महत्तम राज की संभावना यहाँ पे होती है, मौर्य के होता है। मतलब मौर्य में केंद्रीकृत शासन होता है, मतलब राजा एक होते हैं, उसके अनुसार जो भी शासन पाठ पूर्जा है इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ तक में कोई उतना राजा का महत्व नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको हम राजनीतिक सभाएं हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। राजनीतिक सभाएं क्या होती है, मतलब ऋग्वैदिक में राजा का उतना महत्व नहीं था, उत्तर वैदिक में भी राजा का उतना महत्व नहीं था। महाजनपद में कुछ महत्व हुआ, उसके बाद इसके बाद महत्व, राजा का महत्व बढ़ते चल गया। और मौर्य साम्राज्य में राजा का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहता है। बहुत यहाँ पे राजा का महत्वपूर्ण बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए ऋग्वेद, जैसे आप जानते हैं कि ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक जब पीरियड था इसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक में आपको पास 3 वेद, कौन कौन, अथर्ववेद आ गया, सामवेद आ गया और यजुर्वेद आ गया। ये 3 वेद के बारे में आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ना है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ना है। महाजनपद आपको आगे बताएंगे महाजनपद कैसे बना। उसके बाद 3 वंश, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। मौर्य में राजा का विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, और मौर्य के बाद राजा की स्थिति में, शासन में कमी आते गया, और यहाँ के बाद धीरे धीरे राजा का महत्व घटते चल गया। सबसे ज्यादा राजा का महत्व कहाँ पे था, मौर्य साम्राज्य में। अब देखिए ऋग्वैदिक में 3 ऋग्वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद पढ़ना है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये आपको वेद के बारे में आपको बता देंगे हम डीपली। एक वीडियो आप वेद के बारे में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होता है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। अब देखिए ऋग्वेद में राजा का महत्व उतना नहीं था, लेकिन एक ठो राजा का चर्चा आता है जो उनका नाम होता है सुदास। क्या होता है, सुदास, जो भरत कुल के राजा थे। कौन सा कुल था, भरत कुल के राजा थे। आपको आगे चलकर मालूम चलेगा कि भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा था। भरत कुल के राजा थे, और सुदास, भरत कुल के राजा का नाम क्या था, सुदास। पहले पुरोहित हुआ करते थे, पहले इसमें अपने पुरोहित को रखा करते थे। इसमें राजा का उतना महत्व नहीं है, राजा का महत्व न के बराबर है, लेकिन पहले अपना लोग पुरोहित रखा करते थे। देखिए ऋग्वैदिक में कोई राजा नहीं, उत्तर वैदिक में कोई राजा नहीं, महाजनपद के बाद राजा की स्थिति बदलते चल जाती है। अब देखिए ऋग्वेद में क्या था, भरत कुल के राजा कौन थे, सुदास थे। सुदास का चर्चा थोड़ा बहुत आती है। और सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र को बदलकर और वशिष्ठ को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, वशिष्ठ को रख लेते हैं। अपने पुरोहित विश्वामित्र को बदलकर और वशिष्ठ को रख लेते हैं, जिसमें विश्वामित्र नाराज होकर और 10 राजाओं के साथ मिलकर और सुदास के साथ युद्ध करते हैं। सुदास के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और यह इसी युद्ध का नाम 10 राग युद्ध नाम पड़ा, 10 राग युद्ध का नाम पड़ा। अब 10 राग युद्ध क्वेश्चन भी पूछता है कौन सा नदी पर हुआ, तो 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसको हम लोग ऋग्वेद में परुशनी के नाम से भी जानते हैं। तो
भरत कुल के राजा कौन थे? सुदास। और सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र को बदलकर अब वशिष्ठ को रख लेते हैं, जिसमें विश्वामित्र नाराज होकर 10 राजाओं के साथ मिलकर, यानी 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर, रावी के ऋग्वेद में नाम क्या है? परुष्णी है। रावी नदी के तट पर युद्ध करते हैं, जिसमें सुदई का होता है विजयी हो जाते हैं। और इन्हीं भरत कुल के नाम पर पूरे भारत का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। भारत का नाम कौन सा राजा का नाम? सुदास। और कौन सा कुल के राजा थे? भरत कुल के राजा थे। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अब पूछते देखिए यहाँ पे 10 राग युद्ध कौन सा नदी के तट पर हुआ? तो रावी नदी के तट पे। उसका एक और नाम क्या है? ऋग्वेद में परुष्णी बोला जाता है। 10 राग युद्ध किसके बीच होता है? तो सुदास और 10 राजाओं के बीच, जो विश्वामित्र के साथ युद्ध हुआ था। अब देखिए ऋग्वेदिक में तो ये यहाँ तक राजा की चर्चा है। और आप यहाँ पे देख लिए कि भरत कुल के राजा सुदास हुए थे। उत्तर वैदिक में राजा का उतना महत्व ज़्यादा नहीं था, लेकिन महाजनपद में धीरे धीरे राजा का महत्व बढ़ते चल गया। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल है। तो देखिए यहाँ पे राजा का महत्व उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे सभा चलती थी। सभा का नाम विदत हो गया, सभा हो गया और समिति हो गया। अब यहाँ पे आपको विदत क्या है, सभा क्या है, समिति क्या है, आपको हम इसके बारे में बताते हैं। विदत क्या होती थी? जो पारिवारिक सभाएं होती थी, जो राजा अपने बीच परिवार के बीच बैठकर सभा करते थे, तो उसको विदत कहा जाता था। और सभा क्या होता था? जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ बैठकर जो सभा होती थी उसको सभा बोलते थे। और समिति जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर जो मीटिंग होती थी उसको लोग समिति बोलते थे। पारिवारिक के जो विषय होता था उसको विदत बोलते थे। अनुभवी लोगों के साथ बैठकर जो सभा होती थी उसको सभा बोलते थे। तो ऋग्वैदिक काल में 3 जो सभाएं हैं बहुत प्रमुख है, विदत, सभा और समिति। आपको पूछ लिया करता है सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभाएं कौन है? विदत, सभा, समिति, इनमें से कोई नहीं। आप विदत को आंसर टिक कीजिएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदत को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें राजा पारिवारिक सभाएं धीरे धीरे खत्म होती चल जाती है। और जब पारिवारिक सभाएं धीरे धीरे खत्म होती चल जाएगी, वैसे वैसे राजा का महत्व बढ़ते चल जाएगा। लोग आपके साथ बैठ के मीटिंग नहीं करेंगे। इसमें राजा अपने आप को अहंकारी, राजा अपने आप को मेन माना करते हैं, इसलिए आपके साथ मीटिंग बैठकर नहीं किया करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में विदत खत्म हो जाते हैं और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति, केवल सभा और समिति रहता है, केवल सभा और समिति रहता है। और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति नाम दिया जाता है और विदत यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाता है। तो इसी को उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के दो पुत्री को सभा और समिति में अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में यहाँ पे लिख देते हैं, अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्री किसे कहा गया है? प्रजापति के 2 पुत्री सभा और समिति को कहा गया है। सभा और समिति को कहा गया। आपके साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया करता है, कौन सा वेद में प्रजापति के 2 पुत्री सभा और समिति को कहा गया है? अथर्ववेद में। या पूछेगा प्रजापति के 2 पुत्री कौन कौन है? सभा और समिति। मतलब यहाँ तक आप जान चुके हैं कि धीरे धीरे राजा का महत्व खत्म होते चल जाता है और उसके साथ ही अपने राजा का महत्व बढ़ते चल जाता है। तो ऋग्वैदिक में कितनी सभा होती थी? विदत, सभा और समिति। लेकिन उत्तर वैदिक में विदत खत्म हो जाता है और केवल सभा और समिति बचता है। अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्री किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। सभा क्या है? अनुभवी लोगों के साथ बैठकर सभाएं होती थी। समिति अपने मंत्रिमंडल, केवल अपने जो कार्यवाहक मंत्रिमंडल उसके साथ बैठकर मीटिंग होती थी। और विदत क्या थी? पारिवारिक सभाएं, राजा अपने पत्नी के साथ, बेटा के साथ बैठकर पारिवारिक सभाएं किया करते थे। तो यहाँ तक तो राजा का महत्व आप समझ चुके होंगे। धीरे धीरे आपको हम ले चलेंगे। अब अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि राजतंत्र का उदय हो जाता है
मतलब राजा का महत्व बढ़ जाता है और सभाएं सब खत्म हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान देना है शुरू से क्या कि प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन भारत की इतिहास है उसमें आपको 3 जो भी चैप्टर है उसमें आपको कैप्चर करना है। पहला कौन हो गया? ऋग्वैदिक। दूसरा कौन हो गया? उत्तर वैदिक। तीसरा आपको हो गया महाजनपद। उसके बाद कौन हो गया? मौर्य। उसके बाद क्या हो गया? मौर्योत्तर। उसके बाद क्या हो गया? गुप्त हो गया। उसके बाद गुप्तोत्तर हो गया। इतने ही आपको चैप्टर याद करना है। पहला कौन हो गया? ऋग्वैदिक हो गया। दूसरा उत्तर वैदिक हो गया। तीसरा आपको महाजनपद हो गया। चौथा आपको मौर्य हो गया। फिर मौर्योत्तर हो गया। फिर गुप्त हो गया और फिर गुप्तोत्तर हो गया। ऋग्वैदिक में राजा का उतना चर्चा नहीं है। एक राजा का चर्चा है जो सुदास दशराविष होता है। उत्तर वैदिक में कोई राजा नहीं है। महाजनपद के बाद 3 वंश आप सुने होंगे। कौन कौन? हर्यक। इसको आपको याद करना है। तो हसीन सफर रहता है मौर्य का। हसीन सफर किसका रहता है? मौर्य का। मौर्य वंश के संस्थापक फिर आपको बताएंगे हम। मौर्योत्तर का आएंगे, गुप्त फिर आएंगे, फिर और गुप्तोत्तर आएंगे। आज इतना ही वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट आपको करके हम बना के डाल देंगे। तब तक बने रहिएगा इस चैनल पे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय से प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।